कुछ साल पहले तक इंडिया के पेमेंट सिस्टम्स का मतलब था कैश, क्यूज और वेटिंग इन द लाइन। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश अभी भी कार्ड स्वाइप कर रहे थे, वहां इंडिया में एक छोटा सा चाय वाला भी सिर्फ एक क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव कर सकता था। ना कैश, ना चेंज, ना टेंशन, बस एक छोटी सी दिक्कत। यूपीआई की वजह से यंगस्टर्स के 17 रुपए वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, जिनके पापा अब बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं और पूछते हैं ये हर रोज 17 रुपए बाबू भाई की टपरी पर किसके लिए जा रहे हैं। लेकिन मजाक अपनी जगह, और सिर्फ ये ऐप की कहानी नहीं, ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है जो जन्मा है यहीं भारत की मिट्टी से। एक ऐसी रिवॉल्यूशन जहां टेक्नोलॉजी ने सिर्फ जिंदगी आसान नहीं बनाई, बल्कि हर एक आदमी को एम्पावर किया है, चाहे वो शहर का बिजनेसमैन हो या फिर गांव के किराने वाला। ये बदलाव दुनिया देख रही है और आज इंडिया सिर्फ सीख नहीं रहा है, इंडिया सिखा भी रहा है दुनिया को कि पैसे का फ्यूचर कैसा दिखता है। एक टाइम था जब हमारा देश कैश पे चलता था, सब कुछ नोट्स और कॉइन्स में होता था। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी और हर महीने बैंक आपको क्या चार्ज कर देगा इसकी काफी लोगों को क्लियरिटी तक नहीं होती थी। 1990 में आरबीआई लेके आया ईसीएस। इसमें बल्क में पेमेंट होती थी, सैलरी और पेंशन वगैरह की। उस टाइम के हिसाब से तो ये ठीक था, लेकिन उतना एडवांस नहीं था। इसीलिए 2004 में आरबीआई लोगों के लिए लेके आया आरटीजीएस। लेकिन इसके बाद आरबीआई को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि 2 लाख से भी कम ट्रांजैक्शन वालों के लिए कोई पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। फिर 2005 में ही आरबीआई लेके आया एनईएफटी। इसमें आरबीआई ने कहा कि कोई लिमिट नहीं, अगर आपको 1 रुपया भी ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने में काफी चार्जेस लगते हैं और बैंक ऐसे ट्रांजैक्शंस बैचेस में करती है और पेमेंट होने में 30 मिनट का समय लगता है। इसके बाद 2010 में आता है आईएमपीएस। इसके आने के बाद अब आप अपने मोबाइल से बटन दबा के बिना वेट किए तुरंत आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में तो 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ा के अब 5 लाख रुपए कर दिया है। और इस आईएमपीएस को एनपीसीआई लेके आया था, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही थी आरबीआई के अंडर। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में आगे आपको। देखिए, इन सब सिस्टम से पैसा तो तुरंत ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी बैंक आपसे काफी डिटेल्स ऐड करवाती है जब आप पहली बार ट्रांसफर कर रहे होते हो। और ये ऐसा इसीलिए होता है ताकि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद बैंक टाइम लेता है, जिसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। इस कूलिंग पीरियड में बैंक बेनिफिशियरी की डिटेल्स वेरीफाई करता है। इसके बाद भी मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ओटीपी का वेट करना होता है। लेकिन ये पेमेंट सिस्टम अभी भी उतना हैंडी नहीं था लोगों के लिए। गवर्नमेंट को पता था अगर डिजिटल पेमेंट से लोगों को जोड़ना है तो सिस्टम को और आसान करना होगा। इंडिया डिजिटल तो हो रहा था, लेकिन पेमेंट सिस्टम अभी भी 20th सेंचुरी में अटका हुआ था। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने बनाया एक ऐसा सोल्यूशन जिसने कैश को क्यूआर कोड में बदल दिया और डिफिकल्ट स्टेप्स को एक स्कैनर में। 2008 में आरबीआई ने एक कदम उठाया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पूरे इंडिया के रिटेल पेमेंट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सके। उसका नाम था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसी वक्त कुछ विजनरी लीडर्स सोच रहे थे कि टेक्नोलॉजी को पेमेंट से और सिंपल कैसे बनाया जा सकता है। उनमें से एक नाम था नंदन निलेकनी, इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड। उन्होंने आरबीआई और सरकार के साथ मिलकर एक विजन दिया, इंडिया स्टैक, जहां आइडेंटिटी, पेमेंट्स और डेटा एक साथ कनेक्टेड हो। और फिर उन्होंने एक सिंपल पर रिवॉल्यूशनरी सवाल पूछा, क्या पैसे भेजना व्हाट्सएप मैसेज भेजने जितना इजी हो सकता है? इस विजन को समझा, सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया रघुराम राजन ने, जो उस वक्त आरबीआई के गवर्नर थे। उन्होंने सिस्टम को ओपन और इंक्लूसिव बनाने पर जोर दिया ताकि हर बैंक, हर सिटीजन इसका हिस्सा बन सके। इसके बाद उस विजन को रियलिटी में बदलने का काम संभाला दिलीप आसबे ने, जो एनपीसीआई के सीईओ बने। और उन्होंने इंश्योर किया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी काम करे, सिंपल और सिक्योर तरीके से। और फिर 2016 में एनपीसीआई लेके आया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आज हम यूपीआई भी बोलते हैं। यूपीआई को अक्सर नंदन निलेकनी का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, वही इंसान जिन्होंने इंडिया की डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन को इमेजिन किया। यूपीआई जो है वो आईएमपीएस का एडवांस वर्जन है। जिस आर्किटेक्चर पर आईएमपीएस बना है, उसी आर्किटेक्चर पर यूपीआई भी बना है। बस यूपीआई ने क्या किया, इसने पैसे ट्रांसफर करने के लिए जो बेनिफिशियरी और आईएफएससी कोड की झंझट थी
वो हटा दी। उसकी जगह एक वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्चुअली यूपीआई एक क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम है जो फंड ट्रांसफर तो करता है और साथ में ये एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम भी है जिसमें आप सामान खरीद के क्यूआर कोड से स्कैन करके इजीली पेमेंट कर सकते हो। इसमें ना आपको ओटीपी का वेट करना है और ना ही कोई ट्रांजैक्शन फीस है। आप एक यूपीआई आईडी से आपके सारे बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकते हो, मर्चेंट को पैसे दे सकते हो, किसी से भी पैसे ले सकते हो। बस आपका जो बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। एक मर्चेंट के लिए यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बाकी किसी भी पेमेंट सिस्टम से ना के बराबर है, क्योंकि सिर्फ क्यूआर कोड ही यूज करना होता है। इसके पहले जो पेमेंट सिस्टम था उसमें कार्ड के लिए मशीन रखनी पड़ती थी स्वाइप करने के लिए, प्लस उसका मंथली चार्ज भी मर्चेंट्स को पे करना पड़ता था। पर यूपीआई बिल्कुल फ्री है। जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स ने इस गेम को समझा। सबसे पहले आए भीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप था, लेकिन एनपीसीआई चाहता था ये टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए यूपीआई की टेक्नोलॉजी एक सिक्योर तरीके से बाकी एप्स को भी दी गई, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, अमेजॉन पे और अब काफी बैंक्स के पास भी है। ये प्लेयर इस डिजिटल मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। इसके बाद आता है नवंबर 2016, एक ऐसी रात जिसके बाद भारत बदल गया। कैश, जो हमारी इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट था, वो एक ही रात में गायब हो गया। नोटबंदी ने हर दुकान, हर बाजार, हर आदमी को झटका दिया। एटीएम के बाहर लंबी लाइंस, लेकिन लोगों के हाथ में कैश नहीं था। यही वो मोमेंट था जब डिजिटल पेमेंट्स एक ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन गया। कई लोगों के लिए नोटबंदी एक नाइटमेयर थी, लेकिन यूपीआई के लिए वो एक लॉन्च पैड बन गई। छोटे दुकान वाले, चाय वाले और सब्जी वाले, जिन लोगों ने कभी ऑनलाइन पेमेंट सोचा भी नहीं था, उन्होंने पहली बार क्यूआर कोड लगाया और फोन से पेमेंट लेना शुरू किया। गवर्नमेंट ने भी पूरे फोर्स के साथ प्रमोट किया अपना ऑफिशियल ऐप भीम। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। भारत इंटरफेस फॉर मनी। नोटबंदी ने लोगों को मजबूर जरूर किया, लेकिन लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट एक हैबिट बनने लगी। नोटबंदी के बाद लोगों ने बोला कैश नहीं है, क्या करें? यूपीआई ने बोला फोन उठाओ, स्कैन करो। 2016 के बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो शुरुआत मजबूरी से हुई थी वो कुछ ही सालों में एक मूवमेंट बन गई। 2019 आते आते यूपीआई ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यूपीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। इसके पीछे कोई मार्केटिंग मैजिक नहीं था, सिर्फ 3 सिंपल चीजें थी: सिंप्लिसिटी, जीरो कॉस्ट और इंटरऑपरेबिलिटी। एक ऐप, सारे बैंक्स, एक स्कैन और इंस्टेंट पेमेंट, और सबके लिए फ्री 24/7। और यही रीजन है कि यूपीआई बहुत तेजी से वीजा और मास्टर कार्ड का मार्केट डाउन कर रहा है। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, और सबसे बड़ी बात, एक ऐप से हर बैंक कनेक्टेड। लोगों ने फील किया कन्वीनियंस का पावर। पहले जहां पैसे भेजने में मिनट्स लगते थे, अब सिर्फ एक स्कैन और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। हमारे देश में यूपीआई बन गया है द ग्रेट इक्वलाइजर। चाय वाला हो, स्टूडेंट हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। सोचिए, कुछ सेकंड्स के क्यूआर स्कैन के पीछे पूरी देश की इकोनॉमी चल रही है। 2016 में जहां सिर्फ कुछ हजारों ट्रांजैक्शन होती थी, आज की डेट में इंडिया में लगभग 700 मिलियन पर डे यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिर्फ कुछ सालों में यूपीआई ने इंडिया को कैश इकोनॉमी से डिजिटल लीडर बना दिया। यूपीआई का सफर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, ये ग्लोबल लेवल पर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जब भी आपको कंट्री के बाहर ट्रांजैक्शन करना होता है तो आपको स्विफ्ट का यूज करना होता है। इसके थ्रू सारे वर्ल्ड के बैंक्स कनेक्टेड रहते हैं और स्विफ्ट की ही वजह से हम कंट्री के बाहर भी पेमेंट कर पाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हम आईएफएससी कोड यूज करते हैं, ऐसे ही जब इंडिया के बाहर पेमेंट करनी होती है तब हम लोग आईएफएससी कोड की जगह स्विफ्ट कोड यूज करते हैं। एनपीसीआई ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल के नाम से एक सब्सिडियरी लॉन्च की है जो यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर लेके गया है। सिंगापुर, यूएई, दुबई, भूटान, नेपाल और यहां तक कि फ्रांस, ये कंट्रीज अब इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है और इंडिया का विजन है कि पूरे वर्ल्ड में यूपीआई ऑपरेट करे। एनपीसीआई और आरबीआई ने इंटरनेशनल बैंक्स और पेमेंट सिस्टम के साथ एमओयू साइन किए हैं ताकि यूपीआई की टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क ग्लोबल लेवल पर इंप्लीमेंट हो सके। यूपीआई
इतना सक्सेसफुल हुआ है कि उससे इंस्पायर होके फेडरल रिजर्व को रियल टाइम पेमेंट्स के लिए फेड नाउ को लेके आना पड़ा। हालांकि यूएस यूपीआई की ग्रोथ से इतना खुश नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें वीजा, मास्टरकार्ड, स्विफ्ट, ये सारी यूएस बेस्ड है। हर रिवॉल्यूशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीआई के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आज डिजिटल फ्रॉड्स, स्कैम्स और फिशिंग अटैक कॉमन हो गए हैं। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स, क्लोन्ड एप्स और फिशिंग लिंक्स हर दिन किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब इतने प्लेयर्स इन्वॉल्व हो, बैंक्स, एप्स, गेटवेज, तो अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाती है। किसी ट्रांजैक्शन के फेल होने पर किसकी जिम्मेदारी है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। यूपीआई ने भारत को डिजिटल रिवॉल्यूशन दिया, लेकिन अब जरूरत है एक स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क, बेटर सिक्योरिटी और क्लियर अकाउंटेबिलिटी की, ताकि ये सिस्टम सिर्फ कन्वीनियंट नहीं, कंप्लीटली रिलायबल भी बन सके। आज भारत एक ग्लोबल फिनटेक लीडर बनने के रास्ते पर निकल चुका है। जो सिस्टम हमने यहाँ बनाया है, आज दुनिया उसे कॉपी कर रही है। पहली बार सिलिकॉन वैली, जहां से इनोवेशन आता है, आज वही भारत से सीख रहा है। आज जब एक चाय वाला क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है या कोई स्टूडेंट बाबू भाई के टपरी पे 17 रुपए भेजता है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक पेमेंट नहीं, एक रिवॉल्यूशन का पार्ट है।